इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का एक डिपार्टमेंट बन गया है। नरेंद्र मोदी जी खुला उल्लंघन कर रहे हैं। बेंगलोर के चुनाव में कहा था बजरंगबली का नाम लेकर बटन दबाइए और भाजपा को वोट दीजिए। पुलवामा के शहीदों के नाम लेकर उनको याद कर कर भाजपा को वोट दीजिए। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से समर्थन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, मैं कुछ कह दूं तो मुझे नोटिस मिलेगा, राहुल गांधी कह देंगे नोटिस मिलेगा। हर नागरिक का वोट देने का अधिकार है और उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। हर वोटर को, हर नागरिक को का ये अधिकार है कि जहां उसने वोट दिया है वहां गिरा के नहीं गिरा, वहां पड़ा के नहीं पड़ा, जी ये भी उसका अधिकार है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी लंबे वक्त से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम को अपनी पिच पर खिला रहे हैं। राहुल गांधी जी के निशाने पर न केवल मोदी हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी उन्होंने जबरदस्त तरीके से निशाने पर ले रखा है। विचारधारा की लड़ाई वे लड़ रहे हैं और विचारधारा के साथ साथ जो चुनाव संबंधी बेईमानियां हैं उसे लेकर भी वे बहुत लंबे वक्त से अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं और लगातार उन्हें यह कहा जाता रहा है कि आप प्रमाण पेश करिए। राहुल गांधी जी ने हाल ही में प्रमाणित आरोप चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को लेकर लगाए हैं और उसके बाद से हम देख या पा रहे हैं कि ना चुनाव आयोग कोई जवाब दे रहा है और ना ही नरेंद्र मोदी जी या जो एक जिम्मेदार लोग हैं उनकी ओर से कोई बयान आ रहा है। क्योंकि राहुल गांधी ने बहुत साफ कहा है कि बीजेपी के लिए चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है, दावा किया है कि यदि मोदी जी तीसरी बार सत्ता में हैं तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव की बेईमानियों को लेकर। दिलचस्प यह है कि जहां नरेंद्र मोदी जी घर में परेशान है, वहीं उनके जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के मित्र हैं, दोस्त हैं, उन्होंने भी उन्हें हलाकान किया हुआ है। और जो कुछ चल रहा है इन सब के बीच, कल जो हुआ लाल किले की प्राचीर पर 15 अगस्त का वो भाषण, और उस भाषण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का महिमा मंडन, देश स्तब्ध नजर आया। और मोदी जी जैसा करते हैं, कहते हैं, वो सब करते चले आ रहे हैं। तो ये जो सारी स्थितियां, परिस्थितियां हैं, इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए चलेंगे एक बहुत बहुत खास मेहमान के पास। मैं चाहूंगा कि उन्हें जोड़ लिया जाए। दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा के कांग्रेस के मेंबर, सीनियर मोस्ट कांग्रेस के नेताओं में हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। मैं दिग्विजय सिंह जी से बातचीत शुरू करूं उसके पहले नरेंद्र मोदी जी का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा जो महिमा मंडन है, वो जो बयान है, वो आपको सुनाना चाहूंगा। सुनिएगा आप उसे, फिर मैं शुरू करता हूं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से बातचीत आरंभ। मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। तो मित्रों, आपने सुन लिया क्या कहा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से।
अब मैं चाहूंगा देखिए पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या होगी जो कल मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ऐसा एक स्वयंसेवक संगठन है, एनजीओ है, तो पहली प्रतिक्रिया इस पर आप? मुझे बड़ी हंसी आई कि देश का माननीय प्रधानमंत्री जिसने संविधान की शपथ ली है, उस शपथ के अनुसार उन्होंने ये शपथ ली है कि वे देश में नियम कानून का निष्पक्षता से उसका पालन करेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं विनम्रता से कि क्या किसी भी अपंजीकृत एनजीओ के बारे में उन्होंने जो कहा है वो उचित है? मैं उनसे जानना चाहता हूं, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंजीकृत है? यदि पंजीकृत है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए। कौन से कानून में और कौन से नियम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अपंजीकृत अनरजिस्टर्ड एनजीओ की प्रशंसा की है? क्या ये अपने संविधान की शपथ का उल्लंघन उन्होंने नहीं किया? ये मेरा पहला प्रश्न है सर। दूसरा ये है कि राष्ट्रीय इस दिवस पर जहां माननीय प्रधानमंत्री देश के सभी नागरिकों को संदेश देते हैं, चाहे वो किसी धर्म के हों, चाहे किसी वर्ग के हों, चाहे किसी पार्टी के हों, वे प्रधानमंत्री सबके हैं। और वे प्रधानमंत्री जब सबके हैं तो उनका भाषण हर व्यक्ति को किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है निष्पक्षता से, उसका संदेश जाना चाहिए। ये दोनों बिंदु पर माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण हमें स्वीकार नहीं है। स्वीकार नहीं है। क्या ये जो हम बार बार देख या सुन रहे हैं, पा रहे हैं लगातार कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वर्सेस मोदी शाह जी की बीजेपी में ठनी हुई, और बहुत कुछ है, 75 साल की आयु भी निकट है पूरी होने वाली, जो मोदी जी ने खुद ही ने अपना एक नियम बनाया था। तो क्या उस ऊहापोह में क्या अपना गुरु दक्षिणा देने जैसी कोई एक कार्य है क्या? ऐसे कैसे देखे, कैसे लिया जाए दिग्विजय सिंह साहब? आप इन बातों को उसको छोटा कर रहे हैं। मैं तो उनके प्रधानमंत्री जी के पद की गरिमा के ऊपर कुछ प्रश्न कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। जिस संविधान को उन्होंने नतमस्तक होकर अपने मस्तिष्क पे लगाया, जिस सदन पे जाकर उन्होंने माथा टेका, क्या ये उसका अपमान नहीं है? बाकी अंदरूनी आरएसएस भाजपा में क्या होता हमें क्या लेना देना, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन ये जो उनका भाषण है, ये पूरे तरीके से एक अपंजीकृत संस्था को सम्मानित करना और उसकी प्रशंसा करना जिसने कि देश के नियमों का उल्लंघन किया हुआ है। क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूर्णिमा पर गुरु दक्षिणा स्वीकार नहीं करता? अगर गुरु दक्षिणा स्वीकार करते हैं तो कौन से अकाउंट में जाता है, कहां पैसा जाता है, क्या उसका ऑडिट होता है, क्या वो नियम कानून का पालन कर रहे हैं, क्या उनके पास FCRA का क्लियरेंस है? ये सारी बातें मेरे प्रश्न है, उनको बताना चाहिए। राहुल गांधी जी संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं कि जो लोकतांत्रिक या हमारी संवैधानिक संस्थान का कैसा क्षरण हुआ है, कहाँ वो आके खड़ी हो गई हैं, और चाहे वो चुनाव से संबंधित गड़बड़ियां हो या फिर जो संविधान की बात है, खारिज ये कहकर किया जा रहा है कि राहुल गांधी देश को कमजोर कर रहे हैं, संविधान को कमजोर कर रहे हैं। इस पे एक प्रतिक्रिया सर आपकी। संविधान के बारे में राहुल गांधी जी बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है और ये उनका कमिटमेंट है। जो कुछ थोड़ा बहुत 2004 के बाद से मैंने राहुल गांधी जी के साथ थोड़ा बहुत साथ रह के काम किया है, जो तो मैं जानता हूँ, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो
पूरे तरीके से अध्ययन करने के बाद ही कुछ बात कहते हैं। कई बार ऐसे मौके आए कि मैंने उनसे कुछ बात कही और वो उससे सहमत नहीं हुए, लेकिन जब उन्होंने उसके फैक्ट्स दिए तो मुझे ही मानना पड़ा कि नहीं, आप जो बात कह रहे थे। इसलिए वो बिना सोचे समझे कोई बात करते नहीं। हालांकि भाजपा और आरएसएस ने उनको बदनाम करने का बड़ा प्रयास किया है, लेकिन वो सफल नहीं हुए हैं। तो इसलिए भारतीय संविधान हमारे लिए पूज्य इसलिए है क्योंकि भारत में हजारों साल बाद एक लोकतंत्री व्यवस्था ऐसी कायम हुई है जहाँ कोई राजा नहीं है, जी, जहाँ प्रजा ही राजा है। यस सर। और प्रजा ही राजा चुनती है, और यदि राजा सही ढंग से काम नहीं करता है तो उसे हटाने का अधिकार भी प्रजा को है। अब उस लोकतंत्र में, जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी का और सफल लोकतंत्र का की जो बुनियाद है वो है निष्पक्ष चुनाव। और निष्पक्ष चुनाव के लिए आवश्यक है कि निष्पक्षता से वोटर लिस्ट बने और निष्पक्षता से वोटर को उसका अधिकार मिले। पहला अधिकार, हर नागरिक का वोट देने का अधिकार है और उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। बिल्कुल, नंबर 1। नंबर 2, हर वोटर का अधिकार है कि वो जिस उम्मीदवार को वोट देना चाहता है उसको वोट डाल सके। नंबर 3, हर वोटर को, हर नागरिक को का ये अधिकार है कि जहां उसने वोट दिया है वहां गिरा के नहीं गिरा, वहां पड़ा के नहीं पड़ा, जी, ये भी उसका अधिकार है। अभी ईवीएम मशीन में हमें केवल 7 सेकंड के लिए कहाँ वोट पड़ा है उसका एक दर्शन होते हैं वीवीपैट में, जी, और वीवीपैट स्लिप डब्बे में जा गिर जाती है। अरे भाई, हमको तो उसमें कई बार तो दिख ही नहीं पाता, कई बूढ़े लोगों को नहीं दिख पाता। यही वीवीपैट स्लिप अगर डब्बे में गिरने के बजाय हाथ में दे दिया जाए तो उसको दिख जाएगा, मालूम पड़ जाए कि हाँ भाई, जहाँ मैंने चाहा ये मेरा वोट गया। तो ये तीसरा हमारा जो अधिकार है, मैंने जिसे वोट दिया है वो गिरा के नहीं, सही पड़ा कि नहीं पड़ा, उसको जानने का मेरा ये अधिकार है। और उस वोट को मैं उसको फोल्ड करके उसको मैं दूसरे बैलेट बॉक्स में डाल दूं। ठीक है। चौथा, ये मेरा चौथा अधिकार है कि जो मैंने वोट दिया है उसकी गिनती तो हो। यस सर, यस। ये 4 अधिकार हैं जी। इलेक्शन कमीशन और भाजपा कहती है इसमें बहुत टाइम लगेगा, मैं सहमत नहीं हूं। ये कहां लिखा हुआ है संविधान में या इलेक्शन कमीशन के रूल बुक में कि यदि समय ज़्यादा लगेगा तो गणना के दिन काउंटिंग टेबल ज़्यादा क्यों नहीं लग सकती? अरे 50 टेबल लगा दीजिए, किसी भी विधानसभा में 350 से ज़्यादा तो बूथ होते नहीं है। 50 टेबल लगा दीजिए, एक राउंड 50 का हो गया, ज़्यादा ज़्यादा 7 राउंड होंगे। और मैंने इसमें टाइमिंग की है, जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव हुए थे तो काउंटिंग के बाद 5 रैंडमली सेलेक्टेड बूथ का वीवीपैट स्लिप काउंट की जाती है। तो 5 ईवीएम लाने में, ले जाने में और काउंटिंग में, उनकी छटनी और काउंटिंग में 40 मिनट से 47 मिनट तक का समय लगता है। सर, आप 1 घंटा भी ले लीजिए एक राउंड को तो 7 घंटे में पूरा हो जाएगा। सर, आप 8 बजे शुरू करते हैं, 3 बजे तक खत्म हो जाएगा, ज़्यादा से 4, 5, 6 बजे तक। ये कहना कि साहब 2 दिन चलेगा, 4 दिन, बिल्कुल झूठ है। ये पारदर्शिता को छुपाने का एक बहाना है। राइट। वो क्यों कराएंगे सर? हम लोग बार बार देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन इंडिया का जो रोल है कहाँ हो गया, कहाँ कराया। मैं वोटर लिस्ट पे जरूर बात करूंगा, उसके पहले एक सवाल राहुल गांधी जी को ही लेकर, जो उन्होंने सारा का सारा सामने रखा है देश के प्रमाण के साथ।
वो कहते हैं हलफनामा दी, हलफनामे में बहुत सारी बातें हो गई, लगातार राहुल जी ने भी कहा कि संवैधानिक शपथ लिए। क्या अभी वक्त आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवीन करने का मामला, इतना प्रमाणित चीजें हैं, और देखिए उनको आपको वोटर लिस्ट नहीं दी जा रही है, वो इलेक्ट्रॉनिक, अनुराग ठाकुर ने 6 लोकसभा 6 दिन में कर दिए। क्या कहिएगा, ये क्या है, कैसे है? पूरे देश में ये जानकारी है लोगों को कि बीजेपी के पास पूरे देश के वोटर लिस्ट की सॉफ्ट कॉपी है। यस सर। और ये हम कई ऐसे हमारे कैंडिडेट रहे हैं सर, जिन्होंने वोटर लिस्ट के आधार उनका जो सॉफ्ट कॉपी है उसके आधार पर पर्चियां बनवाई हैं, पर्चियां बनी हैं। वो कहाँ से बनी है सर? क्योंकि जो हमको वोटर लिस्ट दी जाती है उससे तो बन नहीं सकती, और मैन्युअली बनना बड़ा मुश्किल है। मेरे पास कल ही एक उम्मीदवार आए थे और उन्होंने कहा था कि साहब मैंने तो गुजरात के एक व्यक्ति हैं, उनके पास सॉफ्ट कॉपी थी सर, उससे मैंने मेरे चुनाव के मतदाताओं की पर्ची बनाई, उन्होंने मुझे बना के दे दी। आखिर उनके पास कहाँ से सॉफ्ट कॉपी आ गई? अनुराग ठाकुर के पास कहाँ से आ गए? बात यही है कि ये पारदर्शिता का ज़माना है, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। एक तरफ टेक्नोलॉजी के पक्ष में आप ईवीएम बात करते हैं कि साहब बैलेट बॉक्स नहीं, बैलेट पेपर नहीं होना चाहिए, हमको टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए। अच्छी बात है, ठीक है। केवल हमको ईवीएम का हमारा जो वोट है, वोट डब्बे में डालने के बजाय हमारे हाथ में दे दो, हम देख के फोल्ड करके उसको डब्बा डालें, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम तो ये भी नहीं मांगते कि आप सिंबल लोडिंग यूनिट से आप जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सेंट्रल सर्वर से आप कनेक्ट करते हो। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि स्टैंड अलोन मशीन है साहब, हमारा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से ही, सिंबल लोडिंग यूनिट के माध्यम से जो सॉफ्टवेयर उसमें डलता है वही सॉफ्टवेयर वीवीपैट यूनिट में डलता है। तो आप सॉफ्टवेयर आपको जो डालना डालिए, हमको उससे मतलब नहीं। हमको तो वीवीपैट स्लिप हमारे हाथ में दे दीजिए, हमारा अधिकार जो है उसका हम मान्य कर लेंगे और हम आपकी निष्पक्षता के लिए हम आपको बधाई देंगे। और वोटर लिस्ट जो है उसकी सॉफ्ट कॉपीज आपको सारे पॉलिटिकल पार्टीज को उपलब्ध करा देना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन की जवाबदारी है कि वो स्वयं एक व्यक्ति के मल्टीपल जो आइडेंटिटीज बनी उसको चेक करे। बड़ी आसानी से हो सकता है। जो महादेवपुरा में हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार को 6 महीने लगे, वो अनुराग ठाकुर जी ने कुछ सेकंड में सब ले लिया 6 दिन में। आखिर ये निष्पक्षता का उल्लंघन है। और भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से समर्थन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, मैं कुछ कह दूं तो मुझे नोटिस मिलेगा, राहुल गांधी कह देंगे नोटिस मिलेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी खुला उल्लंघन कर रहे हैं। बेंगलोर के चुनाव में कहा था बजरंगबली का नाम लेकर बटन दबाइए और भाजपा को वोट दीजिए। पुलवामा के शहीदों के नाम लेकर उनको याद कर कर भाजपा को वोट दीजिए। क्या ये आपके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? ये पक्षपात जो तरीका है। और राहुल गांधी ठीक कहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माननीय सदस्यगण, ये मत करो, पकड़े जाओगे। जिस दिन पकड़े जाओगे आपकी खैर नहीं है। सो हम बिहार चलेंगे। बिहार में जो SIR है, विशेष गहन पुनरीक्षण, लगभग 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, चल रही चीजें। सुप्रीम कोर्ट ने अब जाकर कहा है वो 65 लाख वोट कटने के बाद 3 डायरेक्शन, क्या आप इसे माने कि वो 65 लाख वोटर बच पाएंगे? नंबर 1। नंबर 2 की जब फाइनल उसका वो आएगी मतदाता सूची, तब क्या स्थितियां बनेंगी? आपका जो दीर्घ अनुभव है, बिहार को बहुत करीब से जानते हो, आप बहुत गहन अध्ययन करते हैं, उस पर आपका एक जवाब सर। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2003 में हुआ था, और 2003 में जो रिवीजन हुआ था उसको 2 साल लगे थे। बिहार यूपी के बाद सबसे बड़ा प्रदेश है वोटर लिस्ट में। अब वहाँ पर आप 1 महीने में पूरा का पूरा करना चाहते हैं,
ये घोर अन्याय है। उन बेचारे बीएलओज के साथ भी अन्याय है, उन रिटर्निंग ऑफिसर के साथ भी अन्याय है। जिस प्रकार का तुगलकी आदेश इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दिया है, मैं उन दिनों में बिहार गया हुआ था, आप गए थे? मैंने तो वहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर है गवर्नमेंट ऑफ बिहार में, कि जो सीईसी के कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर है, उनसे जब पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि भैया ये हमारे बस का काम नहीं है, तुम तो वहाँ बात कर, हम तो आदेश का पालन करेंगे, हमको तो 1 महीने का टाइम मिला, कोशिश करेंगे। अब कोशिश क्या हुई है, मैं तो अजीत अंजुम साहब को बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार का उन्होंने एक गहन दौरा करके चोरी पकड़ी है। चोरी कहूँगा मैं, भाजपा को आपत्ति है, इलेक्शन कमीशन को आपत्ति है, थोड़ा बहुत माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी आपत्ति। हम चले चोरी नहीं कहते हैं कि उसमें डकैती कहना तो और ज़्यादा हार्श हो जाएगा, लेकिन उसमें जो घपला हुआ है उसको तो रोकना चाहिए ना। तो इसलिए एसआईआर आपको करना है तो अभी वहाँ के चुनाव होने वाले हैं, बंगाल के चुनाव होने वाले हैं, एक एक स्टेट में एसआईआर में कम से कम 2 साल लगेंगे। इसलिए जिन राज्यों में चुनाव अभी 3-4 साल हो रहे हैं वहाँ, बाकी वहाँ कराइए और उसमें सबको आप सॉफ्ट कॉपी दे दीजिए, हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। जवाबदारी तो आपकी कि आपको ये किसी व्यक्ति का अलग अलग पोलिंग बूथ पे या जगह जगह नाम लिखा हुआ कटे, एक ही पता, एक ही माँ, उसके माता पिता, सारे वोट, उनके पति का नाम सब एक है, तो उसके अंदर भाई पता लगाने में क्या लगता है, उसको आप फीड कर दीजिए, फला फला दिग्विजय सिंह सन ऑफ बलभद्र सिंह के नाम कितनी जगह लिखे, आपको 1 मिनट में सारी जानकारी मिल जाएगी। देश में कौन कौन से बूथ पे दिग्विजय सिंह का नाम लिखा हुआ है, काट दीजिए, उससे पूछ लीजिए कि भाई नोटिस दे दीजिए आप किस में रहना चाहते हैं। लेकिन वो नहीं करेंगे। आप जो लिस्टें थी इस वेबसाइट पे वो हटा दी उन्होंने, वो भी हटाई, बंद कर दी। बट क्या वो जो राहुल गांधी जी कहते हैं बार बार कि एक ही वोटर जगह जगह घूमता है, वही कुछ क्या पता क्या करता। अब मैं सर, एक बड़ी चीज हुई देश में, 300 सांसद विपक्ष के सड़क पर उतर आए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिर भी मौन रहे, बात ना करे। और इसके अलावा सर वो भी कि वो दिन भी मुझे याद है कि जब अभिषेक मनु संघवी जी के नेतृत्व में दल गया था, आपने वहां भी वो जो निर्धारित संख्या उन्होंने कहा नहीं, एक दल से एक, ये क्या हो रहा है, ये कैसे कहां पहुंच गए? कुछ नहीं, देखिए बात ये, इस बात में आश्चर्य करना भी मैं समझता मूर्खता है, क्योंकि ये तो बात साफ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का एक डिपार्टमेंट बन गया है। जिस प्रकार से ये लोग कर रहे हैं, और ये कंट्रोल डेमोक्रेसी चाहते हैं, कंट्रोल डेमोक्रेसी ही नहीं, कंट्रोल आई वुड से पावर चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने जहाँ भी इनकी सरकारें हैं, इन्होंने सत्ता का केंद्रीकरण किया है। आरएसएस की विचारधारा केंद्रीकरण की है, विकेंद्रीकरण की नहीं है। और विकेंद्रीकरण जो है ये भारतीय संविधान में बापू की मंशा और बाबा साहब अम्बेडकर की मंशा के खिलाफ है। विकेंद्रीकरण उनके पक्ष होना ही चाहिए, उनका मानना। केंद्रीकरण जो है बापू की विचारधारा और बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी जी और इंदिरा जी के जो विचारधारा है, उसके केंद्रीकरण उसके विपरीत है। मैं तो 1994 में आपके साथ घूमा था, इलेक्शन कमीशन भी याद आता है जब आप लक्ष्मण सिंह जी चुनाव लड़े थे राजगढ़ से, और हमें याद आता है हम एनडी शर्मा साहब होते थे, वीटी जोशी थे, हम आपके साथ में गाड़ी में घूमते थे, आपकी सभाएं करते थे। तो टीएन सेशन की दहशत हमने आप में देखी थी, ऐसे मुख्यमंत्री देखी थी। तो अब जो इतना डिटेरिएशन और इतनी बदनामी के बाद भी चुप्पी, खामोशी, तो क्या क्या ये दर्शाता क्या है, क्या इतनी क्यों है ऐसे खामोशी? आप ये प्रश्न पूछकर ही आप बता रहे हैं कि भाई आपको इतना वैसे तो मासूम आप हैं नहीं और होना भी नहीं चाहिए पत्रकार। नहीं, मुझे याद है मैं हुकूमत आपके साथ उस समय। ये हाँ, मुझसे कहलाना, हाँ बिल्कुल, मैं पक्षपात है, घोर पक्षपात है, और मैं तो कह ही चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में चुनाव आयोग काम कर रहा है। राइट राइट सर, एक और चीज चल रही है, हम याद करते हैं कि उमा भारती जी ने एक बार कहा था कि बीजेपी में सूत्रों से बड़ी खबरें होती। अब संवैधानिक संस्थाएं सूत्रों से चीज चल रही है, बार बार आता है इलेक्शन कमीशन इंडिया के सूत्र, और जो वो आंकड़े ऑफिशियली देते हैं वो आंकड़े पहले आ जाते हैं मीडिया में, गोदी मीडिया में। ये सब सर, ये सूत्र, अब एक उदाहरण बता दें आपको। सूत्र बताते हैं कि देश बिहार में अनेक रोहिंग्या, बांग्लादेशी मुसलमान नेपाल से आए हैं,
म्यांमार से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, लाखों आए हैं। ये खबर आई थी चली थी। एक आध का नाम तो बता दीजिए, कौन से बूथ पर कौन व्यक्ति रोहिंग्या मुसलमान है, बांग्लादेशी मुसलमान है, नेपाल से आया है। भाई 12 साल से, लगभग 11 साल से ज़्यादा तो आपका ही शासन है, आप ही इसके लिए जिम्मेदार हैं कि आप इनको आने कैसे दे रहे हैं, कैसे आ गई, कब आ गए। और उनको निकालने का अधिकार आपके आज के कानून में है, निकालिए बाहर, क्यों नहीं निकालते। कितने, जब इलीगल माइग्रेंट्स का हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं संसद में, तो जवाब एक ही आता है, हमारे पास जानकारी नहीं है। अरे आपके पास जानकारी नहीं तो फिर ये इनके सूत्र कहाँ से आ गए, सूत्र के पास जानकारी कहाँ से आ गई। नहीं, अब चूंकि बात सूत्रों की चली तो मैं दिग्विजय सिंह जी के सूत्रों की बात करूंगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी के सूत्र बड़े मजबूत है। हम लोगों को बहुत सारे इंसिडेंट्स याद है। हमें ये भी याद है कि एक इंटरव्यू चल रहा था, एक तरफ दिग्विजय सिंह जी थे, एक तरफ बाबूलाल गौर जी थे, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के चुनाव की बात थी, तो दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया था कि मेरे सूत्र कहते हैं बाबूलाल गौर जी अगले मुख्यमंत्री होंगे। मैं चाहूंगा दिग्विजय सिंह जी से चाहूंगा, जगदीप धनखड़ जो हश्र हुआ उनका, माननीय सभापति, उपराज्यसभा, माननीय उपराष्ट्रपति, और क्या कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा मैं संघ का एकलव्य तक, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। दिग्विजय सिंह जी के सूत्र क्या कहते हैं, जगदीप धनखड़ जी का कहानी है क्या, आपके सूत्र क्या कह रहे हैं दिग्विजय सिंह जी? मेरे सूत्र तो ये कहते हैं कि आरएसएस के ये वकील रहे हैं 10 साल तक। तो जगदीप धनखड़ जी जो कि भाजपा से के सदस्य नहीं थे, पहले तो वो कई पार्टियों में रहे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ तो एमपी भी रहे, वो तो हमारे मित्र भी रहे, खूब जानता रहा हूँ। वो आरएसएस के सुझाव पर उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया गया सर। और ये भी सूत्र बताते हैं कि 5 बार मोहन भागवत जी माननीय उपराष्ट्रपति जी के घर पर खाना खाने गए थे। क्या बात है। जबकि प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं बुलाए गए। बहुत सुंदर। अब ये सूत्र बताते हैं कि उसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को ये नागवार गुजरा, तो उनकी हिट लिस्ट में बहुत दिनों से थे। अब जो उस दिन की घटना है, दोपहर तक कोई बात ही थी नहीं थी। और हम लोग सदन में ही थे, और बड़े आसानी से हम लोगों को वो मिल रहे थे लोगों से, और हम लोग एसआईआर को लेकर जो हमने नियम 267 है हमारे रूल बुक में, राज्यसभा में कई राजनीतिक दलों के लोगों ने एसआईआर पर चर्चा की मांग रखी थी कि इसमें क्वेश्चन आवर और 0 आवर को, और जो आज का एजेंडा है उसको हटा के एसआईआर पर डिस्कशन कराइए। तो वो निरंतर उसको कैंसिल करते आए हैं। जब से धनखड़ जी बने थे उपराष्ट्रपति, उसके पहले भी कई बार हुआ, अधिकांश उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो रिजेक्ट कर गए। एक विषय था कि 2 जजेस के खिलाफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने इम्पीचमेंट का ऑर्डर में आवेदन दिया था। उसमें लोकसभा में लगभग 100 से ज़्यादा और यहाँ 50 से ज़्यादा सांसद लिख के दे तो हो जाता है। पहली बात तो हमने जस्टिस यादव, जिन्होंने कि इलाहाबाद में खुलेआम माइनॉरिटीज़ के बारे में बहुत भद्दे शब्दों का उपयोग किया था, उनके खिलाफ, इनको ये जज रहने के अधिकार नहीं है, तो उनके खिलाफ हमने दिया हुआ था। आज से मैं समझता हूँ कि सवा साल जी, केस हमें ध्यान है जी। फिर उसके बाद ये जस्टिस वर्मा के उनके आउट हाउस में वहाँ पर जले हुए नोट मिले जी। उस पर लोकसभा में भाजपा के और एनडीए के लोग सांसदों ने वो उनको वहाँ दिए, और ये तय हुआ था कि भाई ठीक है, लोकसभा में जब वो पुटअप हो जाएगा, लीग स्पीकर साहब पुटअप कर देंगे, उसके बाद राज्यसभा में ये धनखड़ साहब कर देंगे। अब उस दिन संयोग से लोकसभा में उसको पुटअप नहीं किया गया, इन्होंने पुटअप कर दिया। अब इतना ही हुआ कि बवाल मच गया, और बवाल मचकर जैसे मचा तो नरेंद्र मोदी जी तो अवसर में बैठे ही थे,
उन्होंने हाल आदेश दिया अमित शाह जी को, जाके इस्तीफ़ा मांगिए। उनको फ़ोन गया कि इस्तीफ़ा दे दीजिए, करीब 6-7 बजे के बीच में। 7 बजे के बाद लोगों ने फ़ोन करना शुरू किया धनखड़ जी को, ऐसा कुछ हुआ कि उन्होंने फ़ोन लेने से मना कर दिया। फिर वहाँ से ज़्यादा मैसेज आया तो देखा वो अपने परिवार के साथ है और कोई मेडिकल डॉक्टर को बुलाया गया है। उसके बाद तो उनका इस्तीफा आ गया कि सब मेडिकल ग्राउंड्स में मेडिकल इतने बीमार कहाँ थे वो, इतने बीमार कहाँ थे? फिर उसके बाद हम लोग तब से निरंतर समय मांग रहे हैं धनखड़ जी से, वो तो मिलने का समय नहीं दे रहे, किसी से नहीं मिल रहे हैं। आखिर केवल मुझे बताया गया कि 45 मिनट की मीटिंग उनकी नरेंद्र मोदी जी के साथ हुई थी, लेकिन कब हुई, कैसे हुई, इसकी जानकारी और क्या हुआ उसमें मुझे नहीं मालूम। नहीं सर, एक चीज और भी, आपके सूत्र तो है कहाँ धनखड़ साहब, कहाँ छुपे? एक और दूसरा, अभी तो मुझे जहाँ तक मालूम दिल्ली में ही है सर। उनको दूसरा घर अलॉट हो रहा है, जैसे घर अलॉट हो जाएगा तो शिफ्ट हो जाएंगे, उसके बाद मिलेंगे, ऐसा बताएंगे। और एक और तलाश बहुत है, वो राजीव कुमार साहब भी सामने नहीं आ रहे, तो आपके सोर्सेज से क्योंकि उनके बारे में नाना प्रकार की वो उड़ गए विदेश में, बताया गया कि शायद उनके कोई रिलेशन विदेश में, यूएस में वहाँ गए हुए हैं। सर आप एक बात बहुत कहते हैं कि कांग्रेस को कांग्रेस हराती है, फूलछाप कांग्रेस। एक छोटा सा सवाल उस पर, क्योंकि राहुल गांधी जी ने वही सारी बातें कही हैं, तो इस दिशा में बार बार उन्होंने कहा कि 3 प्रकार के घोड़े यही मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा था, तो ये कहा ही जाता है, वहां पर क्या आप आवश्यकता महसूस, क्योंकि चाहिए वो कई बार कहा गया कि केवल आप ये जो वोटर लिस्ट की ही मत करिए एसआईआर, आप अपने कांग्रेस की भी स्कैनिंग एसआईआर करिए। तो इस दिशा में एक छोटा सा आपका जो नोट आप चाहें। बात यह है कि हर पॉलिटिकल पार्टी में ऐसी शिकायतें आती हैं कि हमारे कैंडिडेट्स के खिलाफ, कांग्रेस के या भाजपा के खिलाफ भी आती है, मतलब हर पॉलिटिकल पार्टी में सैबोटाज की शिकायतें आती हैं। ये राजनीति में स्वाभाविक है। महत्वाकांक्षाएं इतनी बड़ी होती हैं कि लोग बाग उन महत्वाकांक्षाओं में डूबकर अपना टिकट नहीं मिला तो उनके खिलाफ हो जाते हैं। उस पर हम लोगों की क्या प्रक्रिया है, शिकायत आने पर उस पर कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है, इसका मुझे दुख है। मैं तो इस मामले में कह ही चुका हूँ कि भाई ठीक है, शिकायत आई, उसकी जांच करिए, और आपको अगर सख्त नहीं होना तो कम से कम इतना तो कर दीजिए कि किसी भी कांग्रेस लीडर के खिलाफ अगर जिसने चुनाव लड़ा है उसने लिखित शिकायत की है आपकी अनुशासन समिति को, कम से कम ऐसे व्यक्तियों को कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए। कम से कम उनको पद से दूर रखें सर। लेकिन हो क्या जाता है कि जिनके खिलाफ शिकायत है, जिन्होंने सैबोटाज किया, कई बार वो जगह पा जाते हैं। मेरे पास कई लोगों ने आके शिकायत की कि साहब फलां व्यक्ति ने हमको चुनाव हराया और उसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी और उसमें जगह मिल गई। मैंने कहा भाई जाके शिकायत करो, अध्यक्ष जी शिकायत करो और महामंत्री जी शिकायत करो। समय प्रियंका गांधी जी का वो वक्तव्य था, जैसे राहुल गांधी जी ने एक बड़ा एक देश ने अलग ढंग से की। राहुल गांधी कहते प्रियंका मुझसे कहती है तुम आंख से खेल रहे हो, और बहुत एक ऐसा था, सदमा हुआ। और उसके बाद सर वो जब पुणे की अदालत में उनका हलफनामा, देखिए कि मेरी जान को खतरा है, कांग्रेस चिंतित है सर बहुत ज्यादा इस पर। ये परिवार वो है जिसके 2 लोगों की हत्या की गई, 2 शहीद हुए सर, और जो विचारधारा महात्मा गांधी की हत्या कर सकती है उसके बारे में मैं क्या कहूँ। चिंता बहुत बनी हुई है आपके खेमे में और लगातार, और वो कहते हैं माकूल सुरक्षा की व्यवस्थाएं, इंतजामात हैं, मुतमईन हैं आप लोग? देखिए बात यह है, इंदिरा जी को प्रधानमंत्री के निवास में ही उन्हीं के बॉडीगार्ड ने मार दिया था सर। अब उससे और क्या माकूल हो सकता है। लेकिन ऐसा है, डिटर्मिन्ड किलर कैन टेक एनीवन। ये मैं तो हमेशा कहता हूँ। मुझे याद है कि मैं जब मुख्यमंत्री था तो अडवाणी जी गृह मंत्री थे, तो उन्होंने मुझे पत्र लिखकर सूचना दी कि आपको प्रसन्नता होगी ये जानकर कि हमने आपकी जो सिक्योरिटी कवर है उसको Z+ कर दिया है।
जी। तो मैंने उसका जवाब दिया कि माननीय गृह मंत्री जी, मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मैंने कभी आपसे इसकी मांग नहीं की। जी। इसलिए आपने मुझे Z+ दी है, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे आप A- भी देंगे तो मुझे एतराज़ नहीं होगा। नहीं, अगर जी जी बहुत जरूरी प्रश्न होगा, आप ही उसका अच्छे से जवाब दे सकते हैं। वैसे आप कहते रहे हैं आतंकवाद को लेकर, जब मालेगांव बम ब्लास्ट फैसला आया, सारे लोग बरी हो गए। बरी होने के बाद फिर वो फाइल खुली कि हिंदू आतंकवाद, भगवा, आपने तो कहा, आपने सदैव कहा कि ना तो कोई हिंदू आतंकवाद होता है ना कोई भगवा होता है, सदा सदा आतंकवाद आतंकवाद होता है। लेकिन दूसरी ओर से आया कि हरा आतंकवाद, इस पे एक नोट सर। ना हरा आतंकवाद होता है, ना लाल होता है, ना केसरिया होता है। बात यह है, ये मानसिकता है और सत्ता और धर्म का उपयोग, दुरुपयोग सत्ता हथियाने के लिए या पैसा कमाने के लिए जहाँ किया जाता है, वहाँ ये सारी चीज़ें आती हैं। महात्मा गांधी का कसूर क्या था? महात्मा गांधी का कसूर ये था, वे निष्पक्षता से हिंदू मुसलमानों के बीच में एका चाहते थे। बिल्कुल। वो व्यक्ति जिसने जीवन भर अपनी लड़ाई लड़ी आज़ादी की, लेकिन जिस दिन देश आज़ाद हो रहा था सर, वो दिल्ली में नहीं थे, वो कहाँ थे? नोआखाली में थे जी। और नोआखाली में क्या कर रहे थे? हिंदू मुसलमानों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि भाई मत लड़ो। उस व्यक्ति को नाथूराम गोडसे ने जाकर उनकी हत्या की। जी। अब नाथूराम गोडसे की जब हत्या हुई, नाथूराम गोडसे ने जब हत्या की सर, उस दिन महात्मा गांधी दिल्ली में थे और वो प्रेयर मीटिंग में जा रहे थे। प्रार्थना सभा शाम को 7 बजे करते हुए जा रहे थे। वो व्यक्ति वहाँ गया और प्रणाम करके रिवॉल्वर निकाल के उनकी हत्या कर दी। सर, उनके शब्द से, उनके मुख से, श्रीमुख से क्या निकला? हे राम, हे राम। लेकिन साथ में FIR में महात्मा गांधी मर्डर कॉन्स्पिरेसी केस में सावरकर जी का भी नाम आया था। आज मुझे इस बात का दुख है कि मोदी जी के आज स्वतंत्रता दिवस के ऊपर शासकीय जो पोस्टर लग रहे हैं, उनमें गांधी जी का चित्र के साथ साथ सावरकर का चित्र लगाया और उनसे ऊपर लगाया है। ये महात्मा गांधी का अपमान नहीं है, देश के उन करोड़ों लोगों का अपमान है जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उन लाखों लोगों के का अपमान है जिन्होंने देश के लिए, आज़ादी के लिए शहादत दी। चाहे शहीद भगत सिंह हो, अशफाकुल्लाह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, ऐसे सारे लोग जिन्होंने देश का के लिए जीवन त्याग दिया, दसों साल तक जेल में बिता दी, जवानी जेल में बिता दी, उनके साथ उनका अपमान किया है आपने। जो सावरकर जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी की मांग की थी। जी हाँ। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना आए। जी हाँ। उस व्यक्ति ने, जिसने कि हिंदुस्तान पाकिस्तान किया, और उस हिंदुस्तान पाकिस्तान करने पर आज पूरा उनको श्रेय दिया जाता है कि देखिए हिंदुओं की लड़ाई लड़ी। ऐसे व्यक्ति का यदि आप देखेंगे, मेरे को आज मैंने अपने ट्विटर पर डाला है, नाथूराम गोडसे की जब ट्रायल हो रही थी तो सावरकर जी पीछे की बेंच पर बैठे हुए थे। जी 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 जी। इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है? मुझे तो उस बात का भी दुख है कि अब हालांकि प्रणब मुखर्जी अब नहीं है दुनिया में, कांग्रेस पार्टी की तरफ से उन्हें अधिकृत किया गया था कि मांग आई थी सावरकर जी का चित्र संसद के सेंट्रल हॉल में लगाया जाए। जी जी। हम लोगों ने आपत्ति की थी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनका जो दूसरा पहलू है कि वहाँ पर से माफ़ी मांगने आने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से नतमस्तक हो गए ब्रिटिश हुकूमत के सामने। पेंशन भी लेते रहे। जी। उस व्यक्ति को जिसने समझौता किया, जिसने आज़ादी की लड़ाई में ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया,
जिसने ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत उन हज़ारों लाखों करोड़ों लोग जो कि जुड़े हुए थे भारत के आज़ादी की लड़ाई में, उनको अपमानित किया और उनसे कहा, उनके ब्रिटिश हुकूमत से कहा कि इनको दबाइए, सख्ती से दबाइए, इन पर जो आपको करना करिए, इनको सफल मत होने दीजिए। उस व्यक्ति का चित्र आप उस सेंट्रल हॉल में संसद में लगा रहे हैं। वो भी कहाँ लगा रहे हैं? महात्मा गांधी के चित्र के सामने। और अब कहाँ लगा रहे हैं? सरकार के विज्ञापन में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो पोस्टर लगाया गया है वो उस व्यक्ति का लगाया गया है जिसने स्वतंत्रता की आज़ादी का लड़ाई का विरोध किया था। ये दुर्भाग्य है। जी जी, मैं अंतिम सवाल करूंगा सर, जहां से शुरू हुआ था उसी नोट से। कल का जो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी का महिमा मंडन, 100 साल संघ के हो रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है, तमाम चीजें हैं। तो ऐसे में ये उधेड़बुन बीजेपी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या दर्शाती, दिखलाती है? अंतिम प्रतिक्रिया आपकी दिग्विजय सिंह से। ना आरएसएस को भारतीय संविधान में भरोसा है और ना मोदी जी को भरोसा है। राइट। तो मित्रों, आप थे दिग्विजय सिंह। पहले मैं आपको धन्यवाद करूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आपने इतना वक्त हमें दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो मित्रों, आप दिग्विजय सिंह जी थे और हम लोग इसीलिए कायल हैं कि दो टूक, साफ साफ बात और बहुत तर्कों के साथ में। वो तीर जो हैं चुभते इसीलिए हैं, चाहे वो बीजेपी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो। अगर कोई पानी मांगता है तो दिग्विजय सिंह जी भी ऐसे राजनेता भारत के हैं जिनसे मोदी जी भी बड़े परेशान रहते हैं और संघ तो रहता ही रहता है। तो मित्रों, ये थी हमारी दिग्विजय सिंह जी से विशेष चर्चा, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आपसे चाहेंगे कि पूरा इंटरव्यू सुनने के बाद आपकी अपनी क्या कुछ राय है, इस पूरे सुनने के बाद अपनी राय हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर प्रकट कीजिएगा। और हमारी ये चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।